नमस्कार साथियों। एमटीवीज क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आपके पास जो ये बुक है ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, इस बुक के अंदर वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी आएगा, डेरिवेशन पोर्शन भी काफ़ी आएगा, लेकिन इस बुक को आप तरीके से पढ़ोगे, रटने की कोशिश मत करना। इसको कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें हर टॉपिक एक पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो भी चीज़ पढ़ो पीछे की, वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़नी होती है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऊष्मागतिकी का मतलब क्या है, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी का मतलब है कि अपने पास जो भौतिक विज्ञान है उसकी वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी निकाय की ऊष्मा के बारे में अपन अध्ययन करें, या ऊष्मा का परिवर्तन जैसे विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, इसमें जो परिवर्तन होता है उस चीज के बारे में अपन क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी निकाय की ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में, कौमा रासायनिक ऊर्जा में, कौमा यांत्रिक ऊर्जा में आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती भाई? ऊष्मागतिकी कहलाती है, ठीक है। सांख्यिकी भौतिक स्टैटिक्स क्या है? ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म में आएगी, यानी कि इसी ऊष्मा के कोई भी कण है, उसकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपन गणितीय रूप में कैसे डिस्ट्रॉयड करें, या प्रायिकता के रूप में कैसे उसको वितरण करें, उसके बारे में अपन दो पार्ट आएंगे इसमें। आपके लास्ट जो यूनिट होएगी, वो लास्ट यूनिट आपके पास इस सांख्यिकी के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अब अपने पास जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे अपन। सबसे पहले इस फर्स्ट यूनिट में आपके पास चैप्टर नंबर आपके बुक का 5 है और फर्स्ट है, और सेकंड चैप्टर के आपके कुछ एक दो टॉपिक हैं, ठीक है भाई। एमडीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो अपन, ठीक है ना भाई। तो इसमें फर्स्ट यूनिट अपन बात करेंगे सबसे पहले आणविक वेगों का वितरण। आणविक वेगों का चैप्टर नंबर, वैसे बुक का ही 5 कुछ है, लेकिन अपन को तो टॉपिक वाइज चलना है, आपको चैप्टर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे मैं यूनिट वाइज सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगा, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना। इस आणविक वेगों के वितरण में जो मैक्सवेल का वितरण नियम है, सबसे पहले उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। देखो भाई, ये नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पात्र है, उसका आयतन नियत हो, तो उसमें बहुत सारे अणु होंगे। जैसे गैस की अपन बात कर लें तो गैस के बहुत सारे अणु होंगे, वो विभिन्न दिशाओं में भी गति करेंगे। तो उनका एक तो औसत ऊष्मीय वेग, एक वर्ग माध्य मूल वेग, ये समय के साथ क्या रहते हैं, नियत होते हैं। एक किसी निश्चित परास की अपन बात करें, जैसे 300 से लेकर 304 की बात करें, 300 से लेकर 305, एक अल्प परास की अपन बात करें, तो इनका जो वेग है वो वेग क्या होता है भाई, नियत होता है। तो इसका कथन अपन बात करें, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी पात्र में
गैसों के अणुओं का औसत व वर्ग माध्य मूल वेग तथा घनत्व नियत होता है। नियत होता है। अब इस मैक्सवेल ने इस नियम को समझाने के लिए कुछ परिकल्पनाएं की थी, क्योंकि कोई भी प्रयोग किया जाता है वो परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। इसने जो परिकल्पना की, पहली परिकल्पना, वो पहली परिकल्पना क्या थी भाई? इसके अकॉर्डिंग जो गैस के समस्त अणु हैं वो क्या है भाई? दृढ़ सूक्ष्म अणु, और उनका आकार जो है वो आकार क्या है? समान है। पहले इसने परिकल्पना की थी गैसों के समस्त अणु दृढ़ व अति सूक्ष्म समान होते हैं। पहली परिकल्पना तो इसने ये की कि जितने भी गैस हैं, गैस के प्रत्येक अणु क्या होंगे? दृढ़ होंगे और अति सूक्ष्म, बहुत छोटे कण होंगे। सेकंड जो इसने परिकल्पना की, वो परिकल्पना क्या की भाई? इनका जो वेग है, इनका वेग शून्य से अनंत तक होता है तथा ये यादृच्छिक गति करते हैं। वेग कहां से कहां तक हो सकता है इनका? 0 से लेकर अनंत तक, तापीय वेग एक तरह से। तीसरा पॉइंट, स्थायी अवस्था में घनत्व क्या होता है इनका? समान होता है। क्या होता है? घनत्व इसका क्या होता है? समान होता है, अगर स्थायी अवस्था में, संतुलन अवस्था की अपन बात करें तो। चौथा जो पॉइंट है, चौथा इसने क्या माना कि दो अणुओं के बीच में, जो दो अणुओं के बीच परस्पर टक्कर में लगा समय औसत समय से नगण्य होता है। यह पर दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे के समय के बीच का तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है भाई, क्रमागत में तो बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना, और इनमें क्या होता है? ज्यादा लगता है। पांचवा पॉइंट आपके पास, स्थायी अवस्था में एक निश्चित ताप पर अणुओं की संख्या व वेग क्या होता है? समान होता है। कोई भी अपन स्थिर अवस्था की बात करें, टेम्परेचर आपका फिक्स रहे, तो उस स्थिति में इनका वेग और नियत रहेगा। किसी भी नियत वेग प्रास में इनकी संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। तो ये आपके पास कुछ परिकल्पनाएं थी। ठीक है भाई। अब यहां पर इसको समझाने के लिए मैक्सवेल ने, अब ध्यान रखना अपन को इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। आपको यहां पर टॉपिक में लिखा हुआ है वेग वितरण, वेग के बारे में, लेकिन अपन वेग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। समझना इस चीज को। अपन पढ़ेंगे एक निश्चित परास में अणुओं की संख्या। वेग का तो मान होगा आपके पास, जैसे 400 से लेकर 403 वेग
वाले कोई भी कण है तो इस अल्प परास में अणुओं की संख्या अपन को निकालनी है। जैसे किसी क्लास में आपके पास बच्चे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, उसमें निम्नतम वजन वाला मैंने जैसे मान लिया 40 किलो वाले, ऐसे 40 किलो वाली लड़की हो सकती है, ठीक है ना, और एक अधिकतम वाला मैंने कितना मान लिया भाई 101 केजी का है। लेकिन मेरे को इसमें 58 केजी वाले जो भी हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, यानी कि उनकी संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना, वेग नहीं पढ़ना आपको, उस अल्प परास वाला जो वेग होगा 400 से लेकर 403, 500 से लेकर 502, कुछ भी ले सकते हैं अपन, तो उसमें आपके पास एक निश्चित फॉर्मूला निकालना है। तो वेगों की संख्या पढ़नी है, यहाँ पर कणों की संख्या पढ़नी है, ना कि वेग। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना आपको। एक अल्प परास लेंगे, उस अल्प परास में अपन अणुओं की संख्या निकालेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, ये आपके पास किसी भी पात्र में बहुत सारे कण पड़े हुए हैं। ये जैसे मैंने एक्स वाई और जेड दिखा दिया, तो आपके पास क्या है, बहुत सारे कण हैं। ये लो, गैस भरी हुई है, ठीक है। अब इनको किसी एक ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जैसे ये ओरिजिन पॉइंट है, इनको वेग की दिशा से डिनोट करें। किससे डिनोट करें? वेग की दिशा से। जैसे इसके लिए आपके पास ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। ऐसे अपन इनको जोड़े तो कणों की स्थिति को मैंने एक वेग डायरेक्शन से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया भाई? वेग डायरेक्शन से। तो ये विभिन्न सभी दिशाओं में जा रही है, यादृच्छिक गति हो रही है। क्या हो रही है? यादृच्छिक गति, इसको बांध सकते हैं, ठीक है। मैं इसी डायग्राम को फिर बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा अब इनका क्या लेऊंगा, एक पॉइंट लेऊंगा ये वाला। जैसे इस कण का पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया? इस कण का पॉइंट उठा रहा हूं और इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। देखो, ये आपके पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट एक्स, वाई और जेड। जैसे ये मैंने उठा लिया, ये लो भाई, ये आपका कोई सा भी एक कण उठा लिया मैंने एक निश्चित दूरी पर, और यहां पर मैंने क्या किया, एक आयताकार बॉक्स घनाभ मैंने मान लिया। क्या मान लिया? घनाभ मैंने मान लिया। और यहां पर जो कण है उस कण का वेग क्या है, c मैं मानूंगा। ये वाली जो दूरी है ये मैंने मान ली dcx, ये वाली मैंने क्या मान ली, dcy, और ये वाली आपके पास क्या हो जाएगी, dcz, ठीक है। तो देखो माना किसी पात्र में स्मॉल n कुल अणु है तथा इनका वेग c है एवं अक्षों के अनुदिश क्रमशः घटक cx, cy तथा cz है। तो इसको आप c वेक्टर लिखोगे, cx i कैप, cy j कैप और cz k कैप, समीकरण नंबर 1। इसका स्क्वायर करोगे आप तो सी स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर, सी वाई स्क्वायर और सी जेड स्क्वायर। मैं अवकलज कर रहा हूं इसका भाई, क्या करने पर, अवकलज करने पर। तो आपके पास क्या आएगा, 2c, ये तो कांस्टेंट रहेगा टोटल वेग, ये आपके पास कितना बनेगा 0, बराबर में 2cx dcx प्लस 2cy dcy प्लस 2cz dcz। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण का हल निकालने के लिए अपन लांगराज का अनिर्धारण गुणांक विधि का उपयोग करते हैं। इस समीकरण का हल
लाग्रांज के अनिर्धारण गुणांक विधि से ज्ञात करते हैं। अब ये क्या है भाई, देखो ये आती है आपके पास DO fx/cx इजकल टू AE⁻ बीटा CX², और यहां से आपके पास यहां पर β/2 आएगा इंटू DCX। ए और बीटा यहां पर जो है वो लाग्रांज के अनिर्धारण गुणांक है। ऐसे आप सिमिलरली आप क्या लिखोगे, DF(cy) इजकल टू AE⁻ बीटा CY² इंटू DCY, और ऐसे आपके पास CZ क्या आएगा, AE⁻β/2 CZ² इंटू DCZ। आप इसको वैसे अपन इसको हल भी कर सकते हैं, इसका तरीका भी है निकालने का, लेकिन वो पोर्शन बहुत लंबा होता है तो अपन को जरूरत नहीं, इसको अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, काम चल जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो आपके पास जो अणुओं की संख्या बनेगी इसमें, वो अणुओं की संख्या देखो क्या बनेगी, तो DN बराबर N इंटू इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे, DF(cx) DF(cy) DF(cz), तो DN इजिकल टू N, तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो A³ बनेगा E⁻β/2 CX², CY² और CZ², तीनों से कॉमन आएगा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, C², तो DN इजिकल टू N A³ E⁻β/2 C²। यहाँ पे जो β/2 है इसको मैं एक स्मॉल b के बराबर मान लेता हूँ छोटा रूप बनाने के लिए, तो ये बनेगा N A³ E⁻b C², और यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा था आपके पास DCX DCY और DCZ, ये लो DCX DCY और DCZ, ये क्या बनेगा, इसका आयतन, इसको मैं लिख देता हूँ DV, क्या लिख देता हूँ, DV, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई। तो ये आपके पास किसके मान आ गए, कणों की संख्या का मान आ गया। अब आपके पास घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व रो बराबर ये होता है संख्या बटे आयतन, क्या होता है भाई, संख्या बटे आयतन। तो संख्या आपके पास कितनी है, DN/dV, तो मान रखो देखो N A³ E⁻k BC² dV/dV, यहां से dV से dV कैंसिल, तो आपके पास घनत्व क्या आ गया भाई, रो बराबर में N A³ E⁻k BC²। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक C त्रिज्या और DC मोटाई, क्या मान रहा हूं भाई, इसकी रेडियस तो कितनी है C, और इसकी मोटाई एक तरफ जो है वो आपके पास कितनी है DC, एक अल्प परास ले रहे हैं C और प्लस C DC में, तो इस वाले क्षेत्र में आपके पास अणुओं की संख्या क्या होगी, अल्प परास C व C प्लस DC में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए C त्रिज्या व DC मोटाई वाले गोले की कल्पना करते हैं या वृत्त की कल्पना करते हैं। तो इसमें आपके पास अणुओं की संख्या क्या होगी भाई, इसको मैं डिनोट कर देता हूं DNC से, ये आपके पास क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन, तो DNC इजिकल टू घनत्व आपके पास कितना आया, N A³ E⁻k BC²
ठीक है ना। आयतन क्या होगा इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू मोटाई, 4πr²। ये तो आपके पास आगे आ जाएगा, डी एन से इजकल टू एन 4πa³ e की पावर माइनस के बीटा c² और c² इंटू डी सी। ये आपके पास एक अल्प परास जो C प्लस सी डी सी के बीच में अणुओं की जो संख्या है, उस संख्या का आपके पास फॉर्मूला आ गया कितना, n 4πa³ e की पावर माइनस के बीटा c² इंटू डी सी। अब यहां पर आपके पास a और b जो है वो आपके पास नियतांक है। इन नियतांकों का मान निकालेंगे तब जाके आपके पास समीकरण बनेगा। तो a व b नियतांक का मान, सबसे पहले मैं a का निकाल रहा हूं, a का मान निकालेंगे कुल अणुओं की संख्या से। भाई किससे निकालेंगे, कुल अणुओं की संख्या से। कुल अणुओं की संख्या मैंने कितनी मानी थी भाई, n मानी थी। कितनी मानी थी, तो कुल अणुओं की संख्या n, और ये किसके बराबर में होगा, 0 से अनंत, और आपके पास जो अभी फॉर्मूला था 4π na³ e की पावर माइनस के बीटा b c² इंटू c² डी सी। देखो भाई n से तो n कैंसिल हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 1, यहां से 4πa³ तो बाहर आ जाएगा, 0 से अनंत e की पावर माइनस के b c² इंटू डी सी। अब ये जो है ये आपके पास एक स्पेशल क्या आ गया भाई, समाकलन का रूप आ गया। ये 2-3 समाकलन के रूप आएंगे अपने पास। अब ये इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये मैथ का पोर्शन है, ठीक है ना। आपके पास इसका जो मान होता है ये होता है 1/4 अंडर रूट π/b³, ठीक है भाई। तो ये मान ये मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो आपके पास क्या आएगा 1 = 4πa³ और इसकी जगह आ जाएगा 1/4 अंडर रूट π/b³। देखो भाई क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, ये 4 से 4 कैंसिल होगा। आपको किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए, तो देखो मैं इसको अलग लिख रहा हूं, क्या πa³, पाई के ऊपर कितनी है हाफ पावर और b के ऊपर कितनी है भाई 2/3, वो सॉरी ये आपके पास आएगी 1b³ क्योंकि अंडर रूट भी लगा हुआ है ना। अब देखो इस b को तो इधर मल्टीप्लाई करा दो, यहां से पाई के ऊपर कितनी पावर हो जाएंगे 3/2 a³। दोनों तरफ अपन क्या ले ले, पावर कितनी ले ले 2/3 ले ले। तो देखो यहां से b = कितना आ जाएगा π/3/2, तो इसकी पावर 2/3 इंटू यहां से आपके पास कितनी बनेगी, इसके लिए आपके पास कितनी बनेगी a³ और ये बन जाएगी आपके पास 2/3, ठीक है भाई। अब आपके पास कैंसिल आउट क्या क्या होगा, यहां से सॉरी a की वैल्यू निकालनी है भाई, अपन को a की वैल्यू निकालनी है, सॉरी a चाहिए ना आपको, तो a³ बराबर में कितना होगा, ये b/π की पावर कितने हो जाएंगे 3/2, घन ले लो इसका, तो ये बन जाएगा b/π की पावर 1/2। ये तो आ गया आपके पास a का मान, लेकिन a का मान भी बच्चों किस में आया, b की फॉर्म में आया, अभी a का मान भी पूरा नहीं आया। अब अपन निकालेंगे b का मान, और b का मान निकालेंगे दाब की सहायता से। सेकंड b का मान पात्र की दीवारों पर आरोपित दाब से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, आरोपित दाब से ज्ञात करते हैं। और इसका आपके पास जो फॉर्मूला है वो P बराबर में क्या आएगा 0 से अनंत
2mcx² और dfcx। अब यहां पर 2mcx² कैसे आया? देखो भाई, जब कोई भी कण किसी दीवार की तरफ गति करता है तो उसका संवेग कितना होता है? mcx होता है। जैसे ये दीवार है, इसकी तरफ कोई भी कण गति कर रहा है ux वेग से, तो इसका संवेग क्या होगा? mux। जब ये परिवर्तन आएगा तो mux माइनस आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ux ले रहा हूं, तो परिवर्तन क्या आएगा? डेल्टा पी बराबर में माइनस के 2mux। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना पात्र को मिलता है उतना ही दीवार को देना पड़ेगा, दीवार को लेकिन प्लस का देना पड़ेगा। अब आपके पास एकांक दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा भाई? दूरी बटा चाल से। तो आपको तो टकरों की संख्या चाहिए टोटल, और टकरों की संख्या क्या होती है भाई? आवर्तकाल का व्युत्क्रम। अरे हाँ या ना? तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम करोगे तो यहाँ पे ux आ जाएगी, टकरों की संख्या ux आ जाएगी, इसलिए 2mcx को मैंने cx से गुणा करवाया और ये आपके पास फलन था x डायरेक्शन का। तो आपके पास p इजिकल टू 0 से अनंत 2mcx² और इसकी वैल्यू थी a e की पावर माइनस के b cx² इंटू dcx। अब देखो यहां से आपके पास 2m को तो बाहर ले लो और a को भी बाहर ले लो, 0 से अनंत, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस के b cx² इंटू cx² dcx। ये वापिस आपके पास वही समाकलन बन गया भाई। क्या बन गया? और कुल अणुओं की संख्या से गुणा कराओगे तो n और चला सकते हो, यहां पर n भी चल जाएगा, ठीक है ना। n से मल्टीप्लाई करा सकते हो क्योंकि n अणुओं के लिए आपके पास n हो जाएगा, ठीक है। अब यहां का इसका समाकलन जस्ट अभी अपन ने किया था भाई, और वो समाकलन क्या आया था पता है क्या आपको? 0 से अनंत e की पावर माइनस के b cx² dcx। ये आपके पास आया था अंडर रूट पाई अपॉन b की पावर 3। सेम टू सेम वही निकल के आएगा, इसकी जगह पुट करो तो p इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 2mna अंडर रूट पाई अपॉन b क्यूब। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर a की वैल्यू पुट कर रहा हूं। a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी? b अपॉन पाई का अंडर रूट। तो p इजिकल टू आपके पास 2mn b अपॉन पाई का अंडर रूट। ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो आपके पास p इजिकल टू 2mn, यहां पर b की पावर कितनी है? हाफ। ये ऊपर जाएगा तो b की पावर माइनस के 3/2 बचेंगे। हाफ में से माइनस के 3/2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो 2 दूना, ये आपके पास क्या बचेगा? देखो 1/2 माइनस 3/2, तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 3, यानी कि माइनस का 2/2, यानी कि माइनस का 1 पावर आएगी, वो कहाँ चली जाएगी? नीचे। तो p बराबर में क्या आ गया? 2mn/b। यानी कि यहां से आपके पास दाब कितना आया भाई? 2mn/b आया, ठीक है भाई। अब आपके पास एक आदर्श गैस समीकरण होती है भाई बच्चों। क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण क्या होती है भाई? वो पीवी बराबर में nRT, ठीक है ना। क्या होती है? पीवी बराबर में nRT, या p बराबर में होता है nKT। आयतन का भाग दे देते हैं तो रेडबर्ग बटे आयतन ये बनता है के वोल्टेज मान नियतांक। दोनों को बराबर करो तो 2mn/b बराबर में nKT। n से n गया तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2m/kt। किसकी वैल्यू आ गई भाई? b की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट भाई? एक मिनट और कंफर्म कर लो। आपके पास जो ये चल रहा था इसमें देखो आपके पास
2mn चल रहा था, b नीचे था आपके पास, p की वैल्यू ये आ गई। और ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट? एक बार और देख लो इसको। आपके पास p कैसे निकालते हैं? कुल दाब से निकालते हैं। n से गुणा किया, n अणुओं के लिए ये फंक्शन चलेगा आपके पास, क्योंकि फंक्शन के अनुसार आपके मान परिवर्तित होंगे। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये विशेष प्रकार का क्या है, एक तरह से समाकलन है। इस समाकलन को सोल्व करने के बाद में एक चीज और आ गई भाई, यहां से 1/4 आएगा अपने पास। कितना आएगा? 1/4। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये था 1/4। तो 1/4 करोगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 1/2 चलेगा। क्या चलेगा? 1/2 चलेगा। ठीक है, तो ये भी कितना होगा? 1/2। तो m/2 kT आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या थी आपके पास में? √b/π। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √m/2π kT। अब हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या था भाई? dnc इक्वल टू, ये था 4πn a³ e⁻⁻k bc² इंटू c² और dc। तो a और b की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, देखो भाई। तो dnc इक्वल टू 4πn, a की जगह a की वैल्यू m/2 kT पाई इसकी पावर 3/2 होगी, इंटू e⁻⁻k b की वैल्यू m/2 kT, तो mc²/2 kT। ठीक है ना, और यहां पर c² और dc। ये आपके पास एक तरह से मैक्सवेल वेग वितरण फलन आ गया। क्या आ गया भाई? मैक्सवेल वेग वितरण फलन आ गया। एक जो अपन अल्प परास लेके चल रहे थे, उस अल्प परास में अपने पास जो अणुओं की संख्या है भाई, वो अणुओं की संख्या निकल के आती है। अब इसी बेसिस पे जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें अपन निकालेंगे औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, अधिकतम चाल। ये 3 पॉइंट अपन को पढ़ना है। और ये जो टॉपिक था, ये बच्चों आएगा या तो 7 नंबर में आता है पूरा का पूरा, या 3 नंबर में आता है। ठीक है ना, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।